Assalamu alaikum. In this lesson, I am going to share with you essay writing tips. I will discuss with you English essay writing tips and marking criteria at intermediate part 2 level. First of all, we will see what is the weightage of this question in BISE, Board of Intermediate Secondary Education paper. As you can see that this one is question number 5, title essay. There are 4 essays. Students have to select one. Words limit is 350 to 400 words. It means कि स्टूडेंट्स के पास 4 एसेस होते हैं जिनमें से उन्होंने एक को सिलेक्ट करना है और वर्ड लिमिट उनके पास 350 टू 400 होती है. मार्क्स, इट बियर्स 15 मार्क्स. टाइम टू कंप्लीट, स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट देयर राइटिंग within 25 to 30 minutes. This one is the most important point. It means कि students जो हैं उनको अपना essay writing task जो है वो 25 to 30 minutes के अंदर manage कर लेना चाहिए. Now we will see what is board paper marking criteria. यानी board में जो paper marking criteria है वो क्या है. Essay is not checked on the whole. Essay is checked on the basis of introduction, body and conclusion. So 15 marks are divided into these 3 parts. As you can see that introduction it bears 3 marks. Body it bears 10 marks. Conclusion it carries 2 marks. Now we will see how we can get maximum marks from each part of the essay. First one is introduction opening. It bears 3 marks. अब हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन जिसके नंबर 3 है उसमें से हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं. लॉजिकल ओपनिंग इंट्रोडक्शन फ्री ऑफ ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स मस्ट बी अवॉर्डेड फुल क्रेडिट 3 मार्क्स. अगर स्टूडेंट जो है वो इंट्रोडक्शन जो है उसको लॉजिकली लिखता है और फ्री ऑफ ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स के उसको लिखता है तो इट मीन्स कि वो 3 मार्क्स जो है वो इजीली ऑब्टेन कर सकता है. माइनर ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड रॉन्ग एक्सप्रेशन शुड बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स. इफ़ यू राइट एन एसे वेयर यू हैव माइनर ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स यानी आपकी थोड़ी सी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं और आपका एक्सप्रेशन जो है वो रॉन्ग है तो देन इट मीन्स यू विल गेट 2 मार्क्स. मेजर ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड रॉन्ग एक्सप्रेशन शुड बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स. यानी अगर आपकी मेजर ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और आपने एक्सप्रेशन जो है वो भी रॉन्ग यूज़ किया है देन इट मीन्स यू विल गेट ओनली 1 मार्क. Now we will see body. It bears 10 marks. Body यानी main part of the essay. इसके 10 marks हैं, ये सबसे ज़्यादा हैं. अब हम ये देखेंगे कि how can we get maximum marks in the main part of the essay. Free of grammatical spelling mistakes and relevant matter must be awarded 8 to 9 marks. 8 to 9 marks out of 10. It means good. आप ये 8 to 9 मार्क्स जो हैं वो इजीली ले सकते हैं अगर आपका जो मेन पार्ट ऑफ द एसे या बॉडी ऑफ द एसे जो है वो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं उसके अंदर नहीं है और जो आप उसके अंदर मैटर ऐड कर रहे हो वो भी रेलिवेंट है तो देन इट मीन्स कि आप 8 to 9 मार्क्स इजीली आउट ऑफ 10 ले सकते हैं. माइनर ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स शुड बी अवॉर्डेड 5 to 6 मार्क्स इफ़ मैटर इज़ रेलिवेंट. और अगर आपकी माइनर ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और मैटर जो है वो आपका रेलिवेंट है तो देन आप 5 to 6 मार्क्स जो हैं वो इजीली गेन कर लेंगे. मेजर ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स शुड बी अवॉर्डेड 2 to 3 मार्क्स. और अगर आपके मेन पार्ट ऑफ द ऐसे जो है उसके अंदर मेजर ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं देन इट मीन्स यू विल गेट ओनली 2 to 3 मार्क्स आउट ऑफ 10 और ये काफ़ी कम है. इट मीन्स कि आपके पास जो है वो काफ़ी कम मार्क्स किस में आ जाएंगे मेन
पार्ट ऑफ द ऐसे अगर आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। कंक्लूजन, इट बियर्स 2 मार्क्स। नाउ वी विल सी कि हम ये जो 2 मार्क्स हैं कंक्लूजन में कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्री ऑफ ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड रेलिवेंट मैटर मस्ट बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स। अगर आपका जो कंक्लूजन है उसमें ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हैं और जो आप उसके अंदर आइडियाज़ को लिख रहे हो वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट हैं, तो देन इट मीन्स यू कैन गेट 2 मार्क्स। माइनर ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स शुड बी अवॉर्डेड 1 मार्क। और अगर उसमें माइनर ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो आप उसमें ओनली 1 मार्क जो है वो गेन करेंगे। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ ऐसे। अब हमने ये देखना है कि ऐसे जो है वो बेसिकली है क्या। एन ऐसे इज़ अ शॉर्ट एकेडमिक कंपोजिशन, यानी ये हमारे पास एक शॉर्ट एकेडमिक कंपोजिशन है। द वर्ड ऐसे इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड ईसे और ईसीए, यानी ईसे और ईसीए जो है ये हमारे पास फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स ट्रेल। ट्रेल मीन चेन और सीरीज़। इट मीन्स कि आप एक एकेडमिक जो है वो कंपोजिशन लिखते हैं, वो शॉर्ट होती है और उसके अंदर जो आपके आइडियाज़ हैं वो एक सीक्वेंस के साथ लिखे जाते हैं। इन कंपोजिशन हाउएवर एन ऐसे इज़ अ पीस ऑफ नॉन फिक्शन राइटिंग दैट टॉक्स और डिस्कसेस अ स्पेसिफिक टॉपिक। नाउ we also know that what is the difference between fiction and non-fiction. Fiction refers to plot, setting and character created from imagination, यानी फिक्शन के अंदर जो हमारा प्लॉट है, सेटिंग है या कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारी इमेजिनेशन से तख्लीक पाते हैं। whereas non-fiction refers to factual stories focused on actual events and people, यानी जो नॉन फिक्शन है ये हमारे पास फैक्चुअल यानी फैक्ट के ऊपर बेस करती हुई स्टोरीज़ होती हैं और इनके जो फोकस होता है वो कौन होता है, एक्चुअल इवेंट्स और पीपल। नाउ वी कैन सी दैट देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ ऐसे। द फर्स्ट वन इज़ नैरेटिव ऐसे, द सेकेंड वन इज़ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, थर्ड वन इज़ एक्सपोजिटरी ऐसे एंड फोर्थ वन इज़ आर्गुमेंटेटिव एसेस। यानी हमारे पास 4 जो टाइप्स हैं वो हैं नैरेटिव, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव। अगर हम पहली 2 को देखते हैं यानी नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव, ये जो ऐसे की टाइप्स हैं ये ज़्यादातर हमारी यूज़ होती हैं इंटरमीडिएट लेवल पर। एक्सपोजिटरी एसेस और आर्गुमेंटेटिव एसेस भी यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टॉपिक हमारे पास आते हैं वो नैरेटिव्स में से आते हैं और डिस्क्रिप्टिव में से आते हैं। नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज़ नैरेटिव ऐसे। अगर हम नैरेटिव एसेस की बात करते हैं तो वो क्या है। नरेशन इज़ टेलिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ सर्टन व्यू पॉइंट एंड देयर इज़ यूजुअली अ रीज़न फॉर द टेलिंग, यानी ये टेलिंग अ स्टोरी होती है और इस स्टोरी के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ऑल नैरेटिव एसेस विल हैव कैरेक्टर्स, सेटिंग, क्लाइमैक्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अ प्लॉट, यानी सारे के सारे जो नैरेटिव एसेस होते हैं उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, सेटिंग भी होती है, क्लाइमैक्स भी होता है और उसके अंदर प्लॉट भी। यू कैन सी द एग्जाम्पल द मोस्ट सक्सेसफुल डे इन माई लाइफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी के सबसे सक्सेसफुल डे की बात करते हैं तो आप उसको स्टोरी फॉर्म में बताते हैं कि इफ़ यू थिंक सो डैट वन इज़ द सक्सेसफुल डे देन हाउ, कि वो क्यों था, उसको आप एक स्टोरी की तरह नरेट करते हो। माई मोस्ट डेंजरस एक्सपीरियंस, यानी डेंजरस एक्सपीरियंस जो था वो क्या था, तो उसके बारे में आप ऐसे लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेस have text which describes traits and characteristics of people, objects, events, feeling etc. in detail, यानी ये हमें ट्रेट्स भी बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताता है लोगों के, ऑब्जेक्ट्स के, इवेंट्स के, फीलिंग से और काफ़ी डिटेल में। वट एवर इज़ बीइंग डिस्क्राइब विल बी थॉरली एग्जामिन्ड, यानी जो कुछ भी बताया जाता है उसको थॉरली एग्जामिन भी किया जाता है, उसको ऑब्ज़र्व भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वर डिस्क्राइबिंग रोज़ेज़ यू वुड एक्सप्लेन, अगर आपसे ये कहा जाता है कि रोज़ेज़ जो हैं उनको डिस्क्राइब करो तो आप उसको कैसे करोगे
where they come from, what they look like, what colors they are, how they grow and smell। यानी आप रोज़ेज़ के ये वाले जो एरियाज़ हैं इनको कवर करोगे और देन इनको आप डिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव एसेस, अ चाइल्डहुड मेमोरी यानी आपके बचपन की कोई याद, इसको भी आप डिस्क्राइब करेंगे। माय फेवरेट पर्सनालिटी, आपकी पसंदीदा शख्सियत यानी उसके जो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी है उसके ट्रेट्स को, उसकी पर्सनालिटी के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हैं वो आप डिटेल के साथ डिस्क्राइब करोगे। एक्सपोजिटरी एसेस, एक्सपोजिटरी एसेस कैन कंपेयर, एक्सप्लोर एंड डिस्कस प्रॉब्लम और टेल अ स्टोरी, यानी ये किसी प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं और टेल अ स्टोरी या ये एक कहानी को भी बता सकते हैं। एन एक्सपोजिटरी एसे गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स टू द रीडर, इट डिस्क्राइब सिचुएशंस फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो सिचुएशन होती हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। We can also see that expository essay informs, describes and explain, यानी ये हमें किसी प्रॉब्लम या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं, उनको डिस्क्राइब भी करते हैं और देन उनको एक्सप्लेन भी करते हैं। एग्जाम्पल, वाई डू आई एडमायर अ पर्टिकुलर पर्सन, हाउ डज साइंस इम्प्रूव ह्यूमन स्पैन, इफ़ यू वर एन एनिमल विच वुड यू बी एंड वाई। यानी हम देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो एसेस हैं वो हमारे एक्सपोजिटरी हैं। आर्गुमेंटेटिव एसेस, इन एन आर्गुमेंटेटिव एसे द राइटर इज़ ट्राइंग टू कन्विंस अ रीडर बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द ट्रूथ और फॉल्सिटी यानी ऑफ अ टॉपिक, यानी जो राइटर है वो डेमोन्स्ट्रेटिंग किस पर कर रहा है, किसी टॉपिक के सही होने पर या गलत होने पर, यानी वो उस पर फोकस करता है, ज़ोर देता है, लेकिन वो अपने रीडर को जो कन्विंस करता है वो जो आर्गूमेंट्स हैं उनके ज़रिए करता है। द राइटर कैन आइदर बी सीरियस और फ़नी, यानी वो सीरियस भी हो सकता है, फ़नी भी हो सकता है, बट ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस द रीडर। द राइटर्स पोजीशन विल बी बैक्ड अप। एग्जाम्पल्स, डेथ सेंटेंस शुड बी एक्टिवेटेड इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको ये टॉपिक दिया जाता है कि जो सज़ाए मौत है उसको दुनिया के हर कंट्री में एक्टिवेट कर देना चाहिए, देन यू शुड गिव द आर्गूमेंट्स, कि अगर आप इसकी फेवर कर रहे हैं तो आप आर्गूमेंट दें कि आप इसको क्यों कह रहे हैं कि इसको एक्टिवेट कर देना चाहिए। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस हैज़ टू बी बैन। Now the question is how to write an essay. This one is the most important question कि हमने ये सोचना है कि हम एक जो अच्छा ऐसे है उसको कैसे लिख सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आस्क योर सेल्फ, आपने अपने आप से क्या पूछना है, डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू चूज़ अ टॉपिक फॉर ऐसे राइटिंग, यानी ऐसे राइटिंग का जो टॉपिक है उसको सेलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होता है। डू यू फील दैट यू आर अनएबल टू अरेंज योर आइडियाज़ इन अ सीक्वेंस, यानी आप जब किसी टॉपिक को देखते हैं तो आप फील करते हैं कि आप अपने आइडियाज़ को एक सीक्वेंस में नहीं लिख सकते। डू यू सिट टू राइट एन ऐसे एंड डू नॉट नो व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट, यानी आपको ये प्रॉब्लम आता है कि आपने ऐसे राइटिंग के अंदर क्या लिखना है और उसको कैसे लिखना है। इफ़ यू हैव सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स देन these tips and tricks will help you to overcome these problems. Now let's see what are these tips and tricks. Tips and tricks. The first one is choose the topic carefully. You should neither choose a difficult topic nor an easy one. This one is the most important point. Selection of the topic is the basic point for writing a good essay. You should be careful while writing an essay. If you succeed in choosing the topic of your interest or the topic on which you have a grip, then it means you have a lot of material for your writing. In simple words, you can say that कि अगर आप essay writing का जो topic है उसको carefully जो है वो select कर लेते हैं तो आपका ऐसे राइटिंग टास्क जो है वो इजी हो जाता है। यानी अगर टॉपिक जो है वो आपके इंटरेस्ट का है या उसके ऊपर आपकी ग्रिप है तो इट मीन्स कि आपके पास काफ़ी मटेरियल है जो आप अपने
ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। मेक एन outline. You should know what are you going to write about. Before you start writing, explore the depth of your mind and collect all relevant material. Outline is also very important. It works as a road map. यानी ये हमारे लिए एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर हमने चलना है, यानी स्टेप बाय स्टेप हमने मूव करना है। आउटलाइन या जो आपका रोड मैप है ये आपको गाइड करता है कि आपने अपने ऐसे को किस किस डायमेंशन में लेकर जाना है और किन किन स्टेप्स के ऊपर से आपने गुजरना है। इन सिंपल वर्ड यू कैन से डैट कि अगर आप अपने ऐसे की आउटलाइन बना देते हैं देन इट विल हेल्प यू टू ट्रांसफ़र योर आइडियाज़ स्टेप बाय स्टेप इन अ सिस्टमेटिक वे ऑन शीट। यानी आप एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप अपने आइडियाज़ को शीट के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन इट ऑल्सो गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, वो अब आपको अपॉर्चुनिटी क्या की मिलती है कि यू विल बी एबल टू असेंबल ऑल रेलिवेंट आइडियाज़ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर माइंड एंड प्रेजेंट दैम इन अ सीक्वेंस। आप सारे अपने दिमाग के जो आइडियाज़ हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उनको एक जगह इकट्ठा करके उनको सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। एंड अबव ऑल मेकिंग आउटलाइन सेव्स अस, किस चीज़ से वो हमें बचाती है? टाइम वेस्टिंग से, यानी इट सेव्स आवर टाइम, ये हमारे वक्त को बचाती है। और जब हमारा वक्त बचता है वो कैसे बचता है? वी डू नॉट ऐड इररेलेवेंट मटीरियल दैट कॉजेस नेगेटिव मार्किंग। Make sure that you are going to use correct grammar in essay. This one is also important point. If you succeed in using correct grammar, no one can keep you away from getting good marks. अगर आप ग्रामर जो है उसको करेक्ट यूज़ कर लेते हैं तो कभी भी नहीं हो सकता कि आपके अच्छे नंबर ना आए। अब आप ग्रामर को करेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं कि यू शुड थिंक अबाउट योर टॉपिक केयरफुली। आपने अपने टॉपिक को केयरफुली सोचना है कि आपने इसको किस टेंस के अंदर लिखना है। सपोज यू आर गिवन द टॉपिक इंटरनेट इन्फ्लुएंस ऑन किड्स, यू कैन सी डैट दिस वन इज़ अ करंट इशू। अगर ये करंट इशू है, हमारा आजकल का प्रॉब्लम है, देन इट मीन्स you will definitely use present tense. But if you are given a topic, a dream, then it may be a dream that you saw last night, you can say that last month, last week. Then it means कि आपने इसके अंदर जो है वो past tense को use करना है। Give short, impressive, eye-catching and clear introduction. Now we are going to talk about introduction. अब इंट्रोडक्शन हमारा कैसा होना चाहिए? शॉर्ट, इम्प्रेसिव, आई कैचिंग एंड क्लियर। देन द सेकंड थिंग इज़ इंट्रोडक्शन शुड बी जनरल वन। हमें जहन में ये बात रखनी चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो चेकर को यानी पेपर चेकर को इम्प्रेस कर देता है, देन इट मीन्स कि आपका जो ऐसे है वो बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा और देयर आर मोर चांसेस टू गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे नंबर जो हैं वो ले सकते हैं। एंड देन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इट मीन्स डैट कि आपको डायरेक्ट जो है वो टॉपिक पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको जनरल टू स्पेसिफिक मूव करना चाहिए। सपोज यू आर गिवन द टॉपिक अ पिकनिक पार्टी, आपसे ये कहा जाता है कि आपने पिकनिक पार्टी पर ऐसे जो है उसको लिखना है। देयर इज़ नो नीड to write directly on the picnic that you had last week, last month, or you can say yesterday. यानी हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि मैं यानी yesterday को या मैं लास्ट मंथ को या लास्ट वीक को या लास्ट ईयर जो था वो पिकनिक पर गया विद फैमिली और फ्रेंड, यानी आप इसको डायरेक्ट नहीं लेके जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू शुड डिफ़ाइन द पिकनिक, आपने सबसे पहले पिकनिक को डिफ़ाइन करना है। देन आपने लिखना है कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पिकनिक इन मॉडर्न मैंस लाइफ, यानी जो आजकल का इंसान है उसकी ज़िंदगी में पिकनिक की क्या अहमियत है। आफ्टर डैट यू शुड शेयर द पिकनिक डैट यू हैड द लास्ट वीक और लास्ट मंथ विद योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड। सो इट मीन्स डैट यू शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। The essay can begin with a quotation. There is a concept that you cannot start an essay with a quotation. This one is wrong. आप quotation जो है उसको essay के start में भी लगा सकते हैं और उसको introduction के बाद में भी लगा सकते हैं। Do not waste
time in writing long introduction, be precise and save time for main body of the essay. It means that there is no need to give too much time to introduction, because as we know introduction bears only 3 marks. Instead of wasting our time on introduction, we should save that time for the main body of the essay. हमें इंट्रोडक्शन जो कि सिर्फ 3 मार्क्स का है उसको लॉन्ग या लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस पर टाइम को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उस टाइम को बचाना चाहिए अपने मेन पार्ट ऑफ द एसे के लिए, जो कि हमारे एसे का जो मेन हिस्सा है यानी बॉडी ऑफ द एसे, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए बिकॉज इट बियर्स 10 मार्क्स. You should divide body of essay into a number of paragraphs. As I told you earlier कि हमें जो essay है उसकी outline बनानी चाहिए. When you will make an outline, it means that you are going to divide the main body of your essay into different paragraphs. हमें कभी भी सारे के सारे ideas जो हैं वो एक paragraph में नहीं लिखने चाहिए. हमें जो अपने आइडियाज़ हैं उनको डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देना चाहिए. सपोज़ यू आर आस्क्ड टू राइट essay on the topic uses and abuses of science. If you are going to write the uses of the science, अगर आप उसके uses लिख रहे हैं then it doesn't mean कि सारे के सारे जो uses हैं वो आप साइंस के एक सिंगल पैराग्राफ में जो है वो लिख दो. इट मीन्स डैट कि अगर आप साइंस की वजह से जो एडवांसमेंट आई है, जो प्रोग्रेस हुई है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन में है, कम्युनिकेशन में है या लोगों के लिविंग स्टाइल में है, जितनी भी उसमें एडवांसमेंट आएगी या बेटरमेंट आएगी, आपने उसको इंडिविजुअल पैराग्राफ में डिवाइड करना है. इन सारी चीज़ों को सिंगल पैराग्राफ में मेंशन नहीं करना. डू नॉट यूज़ डिफरेंट आइडियाज़ इन वन पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ जो है उसके अंदर एक ही आइडिया होना चाहिए. इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट देन इट मीन्स कि आपको सारे के सारे जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लिखना चाहिए. इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे की एग्ज़ाम्पल लेते हैं यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस, और अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं कि ड्यू टू साइंस जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं उनमें जो है वो बेहतरी आई है, तो देन हमें उस पैराग्राफ में सिर्फ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करनी चाहिए. देयर इज़ नो नीड टू ऐड द अदर एरियाज़ इन विच देयर इज़ अ डेवलपमेंट ड्यू टू साइंस. यू शुड गिव ओनली वन आइडिया और सिमिलर आइडियाज़ इन वन पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ में हम सिर्फ सिंगल आइडिया देंगे या उस जैसा ही जो आइडिया है उसको उसके अंदर शामिल कर सकते हैं. डिफरेंट आइडियाज़ को हम सिंगल पैराग्राफ में ऐड नहीं कर सकते. There should be unity and compactness in your ideas. You should support your ideas logically. Your ideas should not be jumbled up or unclear. यानी आपके जो आइडियाज़ हैं जो उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए. कंपैक्टनेस मीन वो प्रिसाइज होने चाहिए. आपके आइडियाज़ जो हैं वो इस तरह के नहीं होने चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स हो और उनके अंदर कोई लिंक ना हो. और जो आइडियाज़ जो हैं वो आप शीट के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको उसको लॉजिकली जो है उसको प्रूव भी करना है. यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन शीट के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है वो आपकी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए. यू मस्ट बी श्योर वट एवर यू आर गोइंग टू राइट. ठीक है, आप जो भी लिख रहे हो आपको उसके बारे में श्योरिटी होनी चाहिए कि वो ठीक है. द कंक्लूजन शुड बी क्लियर एंड नेचुरल, यानी आपका कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. वट एवर यू हैव रिटन इन द मेन पार्ट ऑफ द ऐसे, यानी बॉडी ऑफ द ऐसे जो है उसके अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हमें कंक्लूजन में नज़र आनी चाहिए. देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. कंक्लूजन मस्ट हैव सम अप आइडियाज़ गिवन इन द बॉडी ऑफ द ऐसे, यानी आपने जो कुछ भी डिस्कस किया है मेन पार्ट ऑफ द ऐसे में वो हमें कंक्लूजन में सम अप करना है, यानी उसको हमने समराइज़ करना है. यू शुड ऑल्सो राइट योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द टॉपिक अंडर डिस्कशन. इट मीन्स कि जो आपने सारे का सारा ऐसे लिखा है उसके आप अंदर जो है जो कुछ भी आपने डिस्कस किया है आपने उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी देना है और वो भी आपने कंक्लूजन में लिखना है.
डू नॉट यूज़ colloquial expression, cute, ye, jargons, technical words used by a group of people, especially in a profession such as politics and medicine. Now you can see that I have used two words, colloquial expression and jargons. Colloquial expression means ऐसी लैंग्वेज जो हम अपनी डे टू डे टॉक्स में यूज़ करते हैं, यानी हम उसको एकेडमिक राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जांपल भी है क्यूट और ये, यानी हम जब टेक्सटिंग करते हैं या हमारी डे टू डे टॉक होती है, हमारी कन्वर्सेशन होती है जो कि इनफॉर्मल होती है, उसमें हम इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड इन योर एकेडमिक राइटिंग। आप अपने ऐसे राइटिंग में colloquial एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं कर सकते। देन jargons, दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी ये ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक जो ग्रुप है लोगों का वो इस्तेमाल करता है। आप इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं, पॉलिटिक्स है, मेडिसिन है। आप देखें कि जो लैंग्वेज या जो स्पेसिफिक वोकैब जो है वो पॉलिटिक्स में यूज़ होती है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जो है मेडिकल है उसमें यूज़ होती है, उसको हम रूटीन में यूज़ नहीं कर सकते। तो देन इट मीन्स कि हमें ऐसे राइटिंग में भी इसको इस्तेमाल करने से अवॉइड करना चाहिए। एंड स्लैंग्स, इनफॉर्मल वोकेबलरी आइटम्स सच एज वॉलफ्लावर मीन्स अ शाय पर्सन, हिप मीन्स अ फैशनेबल पर्सन। यू कैन सी डैट कि स्लैंग्स जो हैं ये इनफॉर्मल वोकेबलरी आइटम्स होते हैं जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते और जिनका जो मीनिंग है वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। डैट इज़ वाई हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी एकेडमिक राइटिंग में। हम ये कह सकते हैं कि colloquial एक्सप्रेशंस, jargons और स्लैंग्स हमें इनको अपनी एकेडमिक राइटिंग में यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो देन इट मीन्स कि आप जो है आपका ऐसे राइटिंग जो है वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाता है। ऑलवेज राइट रेलेवेंट एंड करेक्ट 6 to 8 कोटेशंस टू मेक योर ऐसे गुड एंड इम्प्रेसिव। अब जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो आपने उसके अंदर कोटेशंस को ज़रूर ऐड करना है, बट आप जब कोटेशन को ऐड करते हैं यू मस्ट कीप इट इन माइंड कि आपकी कोटेशन जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर टॉपिक से रेलिवेंट कोटेशन आप नहीं लिखते तो उसकी मार्किंग आपको नहीं दी जाएगी, यानी उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। और अगर आपकी कोटेशन करेक्ट नहीं होती, और अगर हम करेक्ट की बात करते हैं तो ये दो तरह से है, यानी आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोटेशन जो है उसको करेक्ट लिखना है, और सेकंड करेक्ट का मतलब ये है कि आपने कोटेशन को उसके करेक्ट नेम के साथ लिखना है, यानी कोटेशन के जो वर्ड्स हैं वो जिस पर्सन ने कहे हैं या लिखे हैं उसका नाम जो है वो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है, उसको आपने रॉन्ग नहीं लिखना। रिव्यू, नाउ वी विल टेक द रिव्यू कि हमने जो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो क्या हैं। सेलेक्ट एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक केयरफुली, ponder over it and collect as much relevant material as possible, draw a roadmap and follow it to write an impressive essay, use correct grammar, give a brief but clear and compact introduction, there should be unity, cohesion and coherence in your essay, यानी आपका जो ऐसे है उसके अंदर आपका सीक्वेंस होना चाहिए, आपने जो आइडियाज़ दिए हैं वो क्लियर होने चाहिए और उनके अंदर जो है यूनिटी होनी चाहिए। सम अप द आइडियाज़ गिवन इन द बॉडी ऑफ द essay and also give your own point of view. There should be unity, cohesion and coherence in your essay. Sum up the ideas given in the body of the essay and also give your own point of view. Revise your essay at least 2 times. This one is important point. Normally students do not bother about it, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात की केयर नहीं करते। अगर टीचर उन्हें कहते भी हैं कि आपने ऐसे को 2 to 3 टाइम्स आपने इसको रीड करना है तो वो उसको नहीं करते। तो आपने ऐसे लिखने के बाद उसको एटलीस्ट 2 टाइम उसकी रीडिंग ज़रूर करनी है। योर ऐसे शुड नॉट बी टू लेंथी और टू ब्रीफ, यानी ऐसा भी ना हो कि आपका इतना लंबा ऐसे हो कि जो आपका ऐसे चेकर है
वो इरिटेट होना शुरू हो जाए और इतना छोटा भी नहीं हो कि हमें आइडियाज़ जो हैं वही क्लियर ना हो कि आप अपने ऐसे में क्या लिखना चाहते हैं।